Welcome to JD Clips. Please enjoy the short versions of our famous videos and keep learning. And don't forget to subscribe. और अभिजीत अय्यर मित्रा ने मोदी जी को बहुत धोखा दिया, तमिलनाडु में एक भी सीट नहीं दिलवाई। ऐसा आपने क्यों किया? मैंने तो पहले बोला था तमिलनाडु में एक भी सीट नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन आपने कहा था you will weave your magic and you will do something. ऐसे मैंने कुछ नहीं बोला था। तमिलनाडु में कोई सीट नहीं मिलने वाला था। I told you that Annamalai was going to lose his seat. I said this very emphatically. He played a very good game, but it is what it is. Now, Kerala, I was optimistic that we'd win about 2-3 seats. We got one, that's fine. But generally, UP is the one that let us down big time. Why? Dalit transference and Thakur's boycotting. Well, that's only part of the story. Anyway, I will not dwell on the elections. So we have to ask ourselves why. We have to ask ourselves why did Dalit transference happen, and why did that Thakur boycott of several seats happen? So the way it works is when the Yadavs come to power, they want everything for themselves, and it's shameless, in-your-face nepotism. The BJP didn't do that. When the Thakurs are in power, they want everything. They didn't get everything. Number one. Number two, what happened was Yogi is as much to blame for this. जो भी MP MLA के पास पहले काम हो जाता था, कुछ भी नहीं हो रहा था, तो आप जाके उनसे पूछोगे कि भाई ये कर दो, नहीं हो सकता है, आप सीधे योगी के पास चले जाइए. So Yogi's problem vis-a-vis Amit Shah, which was अगर मैं बोलूंगा वो नहीं करेंगे, that was every MP and MLA's problem vis-a-vis Yogi himself. So Yogi has nothing to crib about Amit Shah, that his choices were Nakarofied, when he himself wasn't doing half the stuff that his MPs and MLAs want. He never gave them any agency. So there's several people. नहीं, ये तो बात ठीक है. There are कई सारी चीज़ें हैं. योगी का जो प्रशासन है वो बेलगाम है, निरंकुश है, ये सब लोग कहते हैं और एमएलए और एमपी की बिल्कुल नहीं चलती है. दैट इज़ वन पॉइंट. लेकिन दूसरी बात ये है कि पार्टी प्रेसिडेंट का क्या रोल है? जब हर काम अमित शाह को करना है तो वो जेपी नड्डा को वहाँ क्यों बैठा लेता है? और जेपी नड्डा का क्या बिजनेस है ये कहने का कि साहब के हमें आरएसएस की ज़रूरत नहीं है और हमें भगवान नहीं चाहिए, हम भगवान नहीं हैं. व्हाट इज द पॉइंट ऑफ सेइंग ऑल दिस? अब हम क्या करेंगे सर, उन्होंने बोल दिया तो बोल दिया. I don't even know what his role is. I don't know what his appeal outside of Himachal Pradesh is or Uttarakhand or wherever he's from. He's from one of those 4-seat states which is irrelevant in the national scheme of things. I think he was put there deliberately ताकि वो एक कठपुतला बने और कुछ अपने आप से ना करे, तो किया उसने. अब क्या होगा? ये तो मैं तब से बोले आ रहा हूँ जब से वो उत्तराखंड में या हिमाचल में हमने सीट खोए थे कि बदलो. याद है ना जब हमने उसका डायसेक्शन किया था कि इसको बदलो करके, तभी कुछ नहीं हुआ था ना. तो भुगतो. अब और क्या है? अब आप ये बताइए कि ये सरकार जो है अब इसको जो है वो जेडीयू और टीडीपी की सहायता से चलना पड़ेगा. तो गोइंग फॉरवर्ड आप क्या देखते हैं कि क्या ये सरकार जो है उसी मजबूती से चल पाएगी जैसा पहले चल रही थी, या जैसा प्रॉमिस किया था मोदी जी ने कि भाई अभी तक जो 10 साल है वो ट्रेलर था और आगे जो है वो बड़े डिसीजंस लिए जाएंगे? इसको मैं तो मानूंगा दिस गवर्नमेंट और भी मजबूती से चलेगी, क्योंकि इनको पता है कि अगर इस बार उन्होंने परफॉर्म नहीं किया तो अगली बार बहुत बुरी तरह से पिटने वाले हैं. सो दे विल बी, इनके नीचे आग जला हुआ है कि इस बार परफॉर्म करो ठीक से. नंबर 1. नंबर 2, देखिए टीडीपी और जेडीयू इनको अपने आप से हरा नहीं सकते हैं, क्योंकि उनका क्या 13-14 सीट है और इनका टोटल 293 है. सो इट्स वेल विद इन द मार्जिन ऑफ एरर. इन सबको मिलके षड्यंत्र करके ही ये धमकी दे सकते हैं सरकार को. नंबर 1. नंबर 2, जो इसमें जो सीट का डिफरेंस है उसमें चारों जो सबसे इंपॉर्टेंट हैं, डिफेंस, फाइनेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स एंड होम, ये चारों के चार बीजेपी के पास ही रहने वाले हैं. शायद इंडस्ट्रीज टीडीपी को जाए और रेलवेज नीतीश कुमार को जाए. दैट्स अबाउट इट. ठीक है. क्या आपको लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिस्ट्रीज किसी के पास जाएंगी? कांग्रेस तक ने इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिस्ट्रीज किसी को नहीं दी थी और कांग्रेस तो 205 दी थी और उससे पहले जब 145. Yeah, that is irrelevant. I don't care what the Congress does. I think at this point of time, Nitish will ask for railways
and Chandrababu Naidu will ask for industries. He may settle for less depending on how they bargain, but that is what they will ask for. तो ये जो आपका जो डोमेस्टिक सिचुएशन है, जैसे कि होम डिपार्टमेंट की बात कर लेते हैं, वो जो वीकनेसेस जो पहले दिखाई गई वो तो एज इट इज हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे चंडीगढ़ एयरपोर्ट में एक खालिस्तानी इंस्पायर्ड लेडी कांस्टेबल वो अटैक कर देती है एक एमपी पर एंड नथिंग हैपेंस। यू आर ओनली encouraging more to come. No, she's not She's been arrested. Yes, she's been arrested. कब? She's been arrested. She was arrested yesterday. No, that's wrong information. No, she has been arrested. She's been arrested. Anyway, subject to confirmation, कल ये समाचार आया था कि she has been arrested. Then I checked and I found there was a statement from the police, Punjab police, that no, she has not been arrested. Investigation is on. Anyway, but इसमें क्या है आप देख लो कि ये पहले इतने सेंसिटिव पोस्ट पे कैसे पोस्टिंग की गई without any scan of family background or anything like that. ऐसे तो नहीं होना चाहिए ना, पर हुआ. So it shows you how much our infrastructure security is weak. यही औरत अगर एक न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे होती, इसने न्यूक्लियर सबोटाज किया होता. यही औरत अगर जय शाह जा रहे होते उसी पाथ से, इसने कोई खंजर निकाल के उस पे गाड़ दिया होता. And mind you, even after she slapped her, she wasn't restrained. She was allowed to walk around making speeches and things like that. yes. So we all know, I mean, CISF करता क्या है? वो बस हफ्ता लेता रहता है हमारे से, जब भी ये करो वो करो. I've seen it so many times. A pretty girl keeps begging, भैया भैया प्लीज 1 लीटर का शैम्पू का बॉटल, 1 लीटर का कंडीशनर का बॉटल, भैया 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 प्लीज छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, हे ले लो बेटा छोड़ दिया. This is what they do. They're useless. तो करोगे क्या फिर? So it's good that it ended with a slap. It's a wake up call for you, because I started getting all Indira Gandhi assassination vibes from this. But the consequences जो infrastructure के लिए है, क्योंकि CISF बहुत sensitive infrastructure guard करता है, उसमें पता नहीं इस औरत और इस औरत जैसे पता नहीं कितने लोग होंगे, उन्हें क्या क्या फोटोग्राफी किया होगा, चेंज ऑफ गार्ड का टाइमिंग ये सब लेके पाकिस्तान को दिया होगा, चीन को दिया होगा, पता नहीं किस किस को दिया होगा. एंड यू नो द थिंग इज, CISF इज सो क्वाइट अबाउट इट, दे आर नॉट इवन ओपनिंग देयर माउथ्स अबाउट इट. इतना नालायक एक बदतमीज ऑर्गेनाइजेशन जिंदगी में नहीं देखा है मैंने, जहां इतना मेजर सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है और इसका कमांडेंट भी बदला नहीं गया है. आइए बात करते हैं जो पॉलिसी आर्किटेक्चर होने वाला है नए एनडीए का. तो जब मोदी ने कहा कि वो बड़े डिसीजंस लेने वाले हैं, तो आपकी दृष्टि में ये कौन से डिसीजंस हैं, किन बड़े डिसीजंस की बात मोदी कर रहे हैं? रेगुलेटरी रिफॉर्म्स, लेबर रिफॉर्म्स, लैंड रिफॉर्म्स, ये 3 तो होने ही हैं. मैं मानता हूं कि जब भी इनका ये होता है ना, प्रेशर के नीचे होते हैं, क्योंकि जब उनका गुजरात में सरकार था तो 3 साल तो ठीक है वाजपेयी के नीचे था, बट इन 2004 onwards he faced a very hostile government for 10 years in the center. उन्होंने किस पे फोकस किया? इकोनॉमिक्स मोर, इकोनॉमिक्स इंडस्ट्रियलाइजेशन. मैं मानता हूं कि वही होगा इधर, और which is a good thing, not a bad thing at all. नहीं, आपने कहा लेबर रिफॉर्म्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट थ्रू. लेबर रिफॉर्म है तो जो उनके जो मेजर सहयोगी हैं वो वही अपोज करेंगे उसको. I have faith. What about डिफेंस एंड फॉरेन पॉलिसी? देखिए, डिफेंस में तो क्या हुआ है कि द प्राइम मिनिस्टर अभी अबाउट 1 महीने पहले ही उन्होंने ऑर्डर किया था कि आप हर 15 दिन DRDO आके उनको पेश करेगा कि क्या ये हुआ है. पहले तो दे कुड गेट अवे विद एनीथिंग, नाउ दे कांट गेट अवे विद एवरीथिंग. उनकी जली पड़ी है बिकॉज एवरी 15 days they have to brief the prime minister on what's happening. The PMO doesn't run like other ministries. You see, they're highly professional. तो उनकी फटी पड़ी हुई है कि हम करेंगे क्या. उनका जो झूठ बोलना था, जो मनी साइफनिंग था, वो सब अब बंद होने वाला है. सो डिफेंस आई एम फेयरली ऑप्टिमिस्टिक कि जो भी होगा ठीक ही होगा करके. पर दूसरा आपने क्या पूछा था? फॉरेन पॉलिसी मोर ऑफ द सेम. आई डोंट थिंक वी हैव गॉट अ गुड फॉरेन पॉलिसी. हमारे विदेश पॉलिसी में आपको क्या कमी लग रही है? मेरे को तो कोई भी कमी नहीं लग रही है. बस एक कमी लग रही है कि इनका ये क्या कहते हैं, ज्यादा ये होना चाहिए, ज्यादा फॉरेन पॉलिसी स्टाफ होनी चाहिए.
और अगर वो नहीं है, तो जितना इफ़ेक्टिव हमारा फॉरेन पॉलिसी हो सकता है, वो नहीं हो पाएगा। और जयशंकर हैज़ बीन आस्क्ड दिस क्वेश्चन, वो इधर-उधर छोटा-छोटा झूठ बोल के एस्केप हो जाते हैं, बोलते हैं फॉरेन सर्विस एक्सपैंड हुआ है, फॉरेन सर्विस एक्सपैंड नहीं हुआ है। जो द सेक्रेटेरियल टियर 2, टियर 3 स्टाफ है, उनको एक्सपैंड किया गया है, जो एक्चुअल डिप्लोमैट्स हैं, वो कम हुए हैं। ठीक है, but he's got this gift of gab and the people who interview him don't know how to come back to him, so he gets away with these small lies. But the foreign service, grade A foreign service needs to be expanded. अभी 600 कुछ है, कम से कम 3000 3500 तो करने ही हैं। उसमें प्रॉब्लम क्या है, अगर आप 3500 बनाओगे फुल IFS, तो उनमें से एक में से 6 या एक में से 5 कभी भी जॉइंट सेक्रेटरी लेवल आ ही नहीं सकते, एम्बेसडर बन ही नहीं सकते हैं। इसीलिए नहीं करेंगे, ये अपना करेक्टिव ये है कि हम बनना चाहते हैं, इसीलिए हम ऐसे रखें।